प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण विषय के अंतर्गत हिंदी में संधि का अध्ययन करेंगे। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण अर्थात वर्णमाला में अ से लेकर ज्ञ तक, और संधि अर्थात जोड़ना। इसे अपन दूसरे शब्दों में इस प्रकार से पढ़ेंगे। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि के पास पास आ जाने से उनमें मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इन्हें हम निम्न उदाहरण द्वारा समझेंगे। स्वागत, सु धन आगत। सु इसमें दोनों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। सु यानी अच्छा, आगत यानी आना। जगदीश, जगत, धन, ईश। जगत यानी संसार, ईश यानी ईश्वर। संधि के प्रकार, भिन्न भिन्न वर्णों ध्वनियों के मेल के अनुसार यह परिवर्तन भी भिन्न भिन्न रूपों में होता है। उसी के आधार पर संधि के मुख्य तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन्हें हम आगे विस्तृत रूप से परिभाषा और उदाहरण सहित पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आरंभिक वर्ण दोनों स्वर हो तो उन दोनों में होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के सम्यक ज्ञान हेतु स्वरों का ज्ञान भी आवश्यक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वर अ, ई, उ तथा ऋषि कुल 4 है। दीर्घ स्वर आ, ई तथा उ कुल 3 है। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ तथा औ कुल 4 है। इन 11 स्वरों के मध्य होने वाली संधि ही स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसके भेद निम्न प्रकार से हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि तथा आयादी स्वर संधि। इन्हें हम विस्तृत रूप से परिभाषा और उदाहरण सहित आगे पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, जब दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलकर जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। हम इन्हें निम्न प्रकार से समझेंगे। अ, धन अ, ये दोनों ह्रस्व हैं और इनके मिलने से आ दीर्घ स्वर बना। अ ह्रस्व और आ दीर्घ के मिलने से आ दीर्घ स्वर बना। आ दीर्घ और आ दीर्घ के मिलने से आ दीर्घ स्वर बना। आगे ई ह्रस्व और ई ह्रस्व के मिलने से ई दीर्घ स्वर बना। यहाँ पर ई ह्रस्व और ई दीर्घ के मिलने से ई दीर्घ स्वर बना। ई दीर्घ और ई दीर्घ के मिलने से भी ई दीर्घ ही बना। आगे उ ह्रस्व और उ ह्रस्व के मिलने से उ दीर्घ स्वर बना। उ ह्रस्व और उ दीर्घ के मिलने से उ दीर्घ स्वर बना। उ दीर्घ और उ दीर्घ के मिलने से उ दीर्घ ही बना। इन्हें हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मत प्लस अनुसार, मता अनुसार। यहाँ पर अ धन अ के मिलने से आ बना। यहाँ मत का अ और मतानुसार में आ होने से यहाँ पर मतानुसार शब्द बना। कपि धन ईश, यहाँ पर कपि में ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने से कपीश जब लिखा तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा हुई। ई धन ई के मिलने से ई हुई। आगे सु धन उक्ति,
बराबर सुक्ति। यहाँ पर सु हस्व और सु उ हस्व के मिलने से दीर्घ हुआ, तो जब अपन ने सुक्ति लिखा तो वहां पर दीर्घ उ की मात्रा हुई। गुण स्वर संधि। जब मूल स्वर अ अथवा दीर्घ स्वर आ किसी भिन्न मूल स्वर ई, उ अथवा री से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहां गुण संधि होती है। इसे अपन निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। नर धन ईश बराबर नरेश। इसमें नर में अ और ई के मिलने से ए बना। महा धन उत्सव महोत्सव, यहाँ पर आ और उ के मिलने से ओ बना। आगे देव धन ऋषि देवर्षि, यहाँ पर अ और री के मिलने से अर बना। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि जब अपन इसका विच्छेद करेंगे तो आगे अ और आ ही आएगा और बाद में ई उ री ये आते हैं। वृद्धि स्वर संधि। जब मूल स्वर अ अथवा दीर्घ स्वर आ किसी संयुक्त ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहां वृद्धि संधि होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा अपन समझेंगे इसको। सदा धन एव बराबर सदैव, यहाँ पर आ सदा में और एव का ए लेकर अपना आई बना, तो सदैव में जहाँ अपनी एक मात्रा थी वहां डबल मात्रा हो गई। महा धन ओज महोज, यहाँ पर आ और ओ के मिलने से आओ बना। इसमें हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि आरंभ में अ और आ ही होंगे और अंत में ए ओ आओ ये आएंगे। यण संधि। यण संधि जब मूल स्वर ई उ और ऋषि तथा दीर्घ स्वर ई और उ के इन स्वरों से भिन्न कोई दूसरा स्वर मिलता है तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे यण संधि कहते हैं। इन्हें हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अति धन आचार, अति में ई और आचार में आ के मिलने से य वर्ण बना, तो अत्याचार इसकी संधि हुई। आगे सु धन आगत बराबर स्वागत, सु में उ और आगत में आ के मिलने से वा बना, तो जब अपन ने इसकी संधि करी तो स्वागत शब्द बना। इसी प्रकार से इसे अपन आसानी से समझ सकते हैं। इसे अपन यण वर्ण संधि भी कहते हैं। जब विग्रह के पश्चात इसकी संधि करेंगे तो वहां पर य और व वर्ण आएंगे। अयाधि संधि। जब संयुक्त स्वर ए आई ओ औ किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो इन संयुक्त स्वर में ए आय के रूप में, आई आय के रूप में, ओ औ के रूप में तथा औ आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को अयाधि संधि कहते हैं। इसे अपन निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे ने धन अन बराबर नयन, ने में ए और अन में अ के मिलने से आय बना। आगे भो धन अन बराबर भवन, भवन में भो में ओ और अन में अ के मिलने से औ बना। व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इन्हें हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे जगदीश, जगत धन इश, इसमें त का द कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ना होंगे। नियम: यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के पश्चात किसी भी वर्ग का
तीसरा अथवा चौथा अथवा य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अगला अभिषेक, अभी धन सेक, इसमें भी हमें नियम जानना होगा। यदि स के पूर्व आ से भिन्न कोई स्वर हो तो वहाँ स का श हो जाता है। जैसे जगदीश में नियम है, ऐसे ही आगे वाले उदाहरण में भी नियम है। दिगंबर, दिक धन अंबर, इसमें क प्रथम वर्ण है और वह तृतीय वर्ण ग में परिवर्तित हो गया तो दिगंबर बना। जगतनाथ, इसमें जगत धन नाथ, इसमें विग्रह के पश्चात न पंचम वर्ण है, इसलिए त पंचम वर्ण न में परिवर्तित हुआ और जगन्नाथ शब्द बना। विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मना धन विनोद, मनोविनोद, इसमें विसर्ग से ओ कैसे हुआ, इसके लिए अपने को नियम देखना होंगे। विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग में ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें विसर्ग ओ में परिवर्तित हुआ। नि धन धन, निर्धन, इसके लिए भी अपने को नियम देखना होगा। जैसे विसर्ग का र कैसे हुआ, विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसीलिए विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और निर्धन शब्द बना। अगला मना धन रथ, इसमें मनोविनोद में जो नियम था वही लागू होगा। इसमें विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया और मनोरथ शब्द बना। अगला नि धन छल, इसमें निश्चल, इसके लिए अपने को नियम देखना होगा। विसर्ग श में परिवर्तित कैसे हुआ, विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर और बाद में कोई च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अगला नि धन तेज, निस्तेज, इसमें विसर्ग का स कैसे हुआ, इसके लिए भी अपने को नियम देखना होगा। विसर्ग के पश्चात यदि त या स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। अगला दु धन कर्म, दुष्कर्म, इसमें विसर्ग श में परिवर्तित कैसे हुआ, इसके लिए भी हमको नियम देखना होगा। विसर्ग के पूर्व ई या उ हो और विसर्ग के पश्चात क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इसी तरह से अपने को इनको नियम को ध्यान में रखते हुए इनका विग्रह करना है। आशा करती हूँ कि आपको संधि समझ में आई होगी। आप इसका निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद।